वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे बच्चों और थ्योरी को खत्म करने का समय आ गया है। पोटेंशियोमीटर की दो एप्लीकेशन हम लोग पढ़ चुके हैं, एक अननोन ईएमएफ नापना, दूसरा दो सेल अगर आपको दिए गए हैं प्राइमरी सेल तो उनके ईएमएफ को कंपेयर करना, और ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया था E1 अपॉन E2 इक्वल टू L1 अपॉन L2, या इसका उल्टा बोले E2 अपॉन E1 इक्वल टू L2 अपॉन L1। नाउ द थर्ड एप्लीकेशन, हमें पोटेंशियोमीटर का इस्तेमाल करके गिवन सेल का जो अननोन इंटरनल रेजिस्टेंस है वो पता लगाना है। वैसे हम जानते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस होता क्या है, वो क्लैरिटी होनी चाहिए। प्रीवियस लेक्चर में आप जाकर पढ़ेंगे तो वहां पर आपको क्लैरिटी आएगी। दो बातों की क्लैरिटी चाहिए, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है और किन किन फैक्टर्स पर ये डिपेंड करता है। तो बच्चों, जो सेल होता है उसमें सेल में एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होती है और नेगेटिव इलेक्ट्रोड होती है। तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को हम इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू कांटेक्ट में लाते हैं, है ना। तो किसी सेल में एक धन इलेक्ट्रोड और एक ऋण इलेक्ट्रोड होती है जिनको हम विद्युत अपघट्य के द्वारा आपस में संपर्क में लाते हैं, और उनमें आयन ट्रांसफर होता है, यानी आयनों का स्थानांतरण होता है, जिसकी वजह से धारा प्रवाहित होती है, यानी करंट फ्लो होता है। तो अब जब सेल के अंदर करंट फ्लो होता है उसमें जो हिंड्रेंस या अवरोध उत्पन्न होता है, पैदा होता है, जनरेट होता है बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, जो अपोजिशन मिलता है टू द फ्लो ऑफ आयंस, उसकी वजह से किसी सेल में इंटरनल रेजिस्टेंस एग्जिस्टेंस में आता है, अस्तित्व में आता है। और ये इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है टेम्परेचर पर ग्रेटली। हमने पढ़ा भी था बच्चों कि गर्मी में बैटरी से स्टार्ट होने वाले व्हीकल्स एक बार में बटन दबाओ, एक बार में चाबी घुमाओ, सेल्फ लगाओ, स्टार्ट हो जाते हैं। पर यही व्हीकल्स, यही वाहन, अभी आ रही है ना, सर्दियां आ रही है, आप देख रहे हैं, तो सर्दी में स्टार्टिंग ट्रबल देने लगते हैं और आपको एक से ज्यादा बार चाबी घुमानी पड़ती है या बटन दबाना पड़ता है। आपकी स्कूटी हो या कार में भी कभी कभी ट्रबल आती है अगर बैटरी पुरानी हो जाए, बिकॉज बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस ठंड की वजह से, यानी टेम्परेचर डाउन जाने की वजह से बढ़ जाता है, क्योंकि उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट है वो गाढ़ा पड़ जाता है और आयन का जो फ्लो है वो आसान नहीं, मुश्किल हो जाता है। उल्टा सर्दी में टेम्परेचर कम होने पर आयंस का फ्लो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट की विस्कोसिटी बढ़ जाती है, गाढ़ापन उसमें बढ़ जाता है। तो ये मेजर फैक्टर हमने स्टडी किया था बच्चों। इसके अलावा इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स पर। जैसे ये मोटा सेल है, इसमें इलेक्ट्रोड्स के बीच की दूरी ज्यादा है। जो पेंसिल सेल होता है उसमें इलेक्ट्रोड्स के बीच की दूरी कम होती है, तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कम होना चाहिए। पर साथ ही साथ ये सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स पर भी डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रोड का कितना सरफेस एरिया इलेक्ट्रोलाइट के कांटेक्ट में है। तो ऐसे सिचुएशन में हम यूज करते हैं ट्यूबुलर बैटरी। आपको याद आ गया होगा, ट्यूबुलर बैटरी की कॉस्ट ऑर्डिनरी बैटरी से 1.5 गुना होती है लगभग। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो इंटरनल रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस वेरी करेगा। सेल से जो हम करंट ड्रॉ कर रहे हैं, अगर ज्यादा करंट खींचने की कोशिश करेंगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि ज्यादा आयंस को फ्लो होना पड़ेगा और टक्करें मोर फ्रिक्वेंटली होने लगेंगी, यानी अधिक आवृत्ति के साथ वो टक्करें होने लगेंगी। तो ऐसी सिचुएशन में किसी सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस की एक पर्टिकुलर वैल्यू निकालना मुश्किल है, बट वी कैन फाइंड द रेंज कि इंटरनल रेजिस्टेंस पर्टिकुलर सेल का इस रेंज में वेरी करता है जब उससे इस रेंज में करंट ली जाती है। ये हम पता लगा सकते हैं बच्चों। तो इसका प्रैक्टिकल भी आपके सिलेबस में है, ठीक है। तो मीन वैल्यू जैसा कुछ नहीं होगा इस पर्टिकुलर आर्टिकल में, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस तो वेरिएबल है, इट वेरीज विद डिफरेंट फैक्टर्स। सो हम ऐसा नहीं कह सकते कि पर्टिकुलर इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस इतने ओम है, पर्टिकुलर उस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस इतने ओम है। वी कांट से एनीथिंग अबाउट दिस, सो वी कैन स्पेसिफाई द रेंज। हम कह सकते हैं हाँ, ये जो सेल है इस कैटेगरी के, जैसे लैप्लासियन सेल है, इनका इंटरनल रेजिस्टेंस काफी कम होता है। सिंपल वोल्टेज सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा होता है कंपेयर टू दिस। सेकेंडरी सेल्स का इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, पर समय के साथ बढ़ता जाता है, और जब इंटरनल रेजिस्टेंस एक लिमिट से ज्यादा बढ़ जाता है कि वो सेल रिक्वायर्ड करंट नहीं दे पाता,
तो फिर हमें उसे रिप्लेस करना होता है। चाहे वो रिचार्जेबल है तो हम अनलिमिटेड टाइम्स उसको रिचार्ज नहीं कर सकते। तो मैं समझता हूं काफी कुछ आपको समझ में आ गया होगा। अब पोटेंशियोमीटर से लिंक करें इसको। पोटेंशियोमीटर से मुझे इंटरनल रेजिस्टेंस को नापना है। दिस इज अ चैलेंज बिकॉज पोटेंशियोमीटर क्या नापता है आप जानते हैं। पोटेंशियोमीटर बच्चों नापता है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियोमीटर पोटेंशियल डिफरेंस नापता है और उससे मैं नापना चाहता हूं इंटरनल रेजिस्टेंस को। अगर आपको याद आ रहा हो तो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था बच्चों कि हम प्राइमरी सर्किट को चेंज नहीं करेंगे। प्राइमरी सर्किट फॉर ऑल द एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर रिमेन सेम। तो अभी आप देख रहे हैं मैंने इवन मिटाया भी नहीं है, ये 4 दिन से बना हुआ है, यहाँ पे 3-4 दिन हो गए। तो प्राइमरी सर्किट को हम चेंज नहीं करेंगे और क्या करेंगे, बस सेकेंडरी सर्किट को चेंज करेंगे। अब पोटेंशियोमीटर तो खाली पोटेंशियल डिफरेंस नाप सकता है, हमको नापना है इंटरनल रेजिस्टेंस। अच्छा, पोटेंशियोमीटर की 2-3 कैरेक्टरिस्टिक और दिमाग में रखते हैं आपको। एक तो ये वायर जो है हम बनाते हैं जिसका अल्फा नेग्लिजिबल होता है और रेजिस्टिविटी हाई होती है, ऐसे सब्सटेंस जैसे कि कॉन्स्टेंटन, नाइक्रोम एंड जो तीसरा है मैंगनीज, मैंगनीज का एलॉय, वो हम यूज कर सकते हैं। हालांकि प्रैक्टिकल लैब में आप देखेंगे कॉन्स्टेंटन का बना हुआ। दूसरा फैक्ट ये कि ये पोटेंशियोमीटर तभी सक्सेसफुली वर्क करेगा ये एक्सपेरिमेंट जब अननोन ईएमएफ ड्रॉप ऑन वायर AB से कम होगा। वायर AB पर होने वाला ड्रॉप ज्यादा होना चाहिए, अननोन ईएमएफ कम होना चाहिए। तीसरी और इंपॉर्टेंट बात पोटेंशियोमीटर से रिलेटेड कि नापते वक्त गैल्वेनोमीटर सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं होता है। तो गैल्वेनोमीटर का अगर कुछ रेजिस्टेंस है, जब हम नल पॉइंट ले रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता उस रेजिस्टेंस का, वो रेजिस्टेंस सर्किट में काउंट नहीं होता क्योंकि करंट ही फ्लो नहीं हो रहा है। अच्छा, जब हम नाप रहे हैं तो जो सेल है जो मैं सेकेंडरी सर्किट में लगाने वाला हूं बच्चों, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी काउंट नहीं होगा। इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो या ज्यादा हो तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जो सेल है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है जब हम ईएमएफ कंपेयर कर रहे हैं। यानी E1 और E2 दो सेल का ईएमएफ हमने कंपेयर किया लास्ट एप्लीकेशन में। कंसेप्चुअल क्वेश्चन उससे रिलेटेड बन सकता है कि आपने सेल का ईएमएफ E1 है और E2 है, E2 अपॉन E1 को लिखा L2 अपॉन L1। अब अगर उन सेल्स के जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो भी हैं तो will it make any effect on the readings? The answer is no, not at all, because जिस समय हमने बैलेंस लेंथ निकाली, बैलेंसिंग लेंथ, बैलेंस पॉइंट पता किया है, संतुलन बिंदु निकाला है उस लंबाई पर, उस संतुलन बिंदु यानी उस संतुलन लंबाई जो हमने कैलकुलेट की है, उस समय गैल्वेनोमीटर जो धारा मापी हमारा वो कोई विक्षेप नहीं दर्शा रहा था। गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा था। इट मींस जीरो डिफ्लेक्शन की कंडीशन में उस सर्किट में कोई करंट ही जब फ्लो नहीं हो रही थी तो इंटरनल रेजिस्टेंस का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो इंटरनल रेजिस्टेंस तब एग्जिस्टेंस में आता है बच्चों जब करंट फ्लो होती है। तो अब जो चैलेंज है उसको समझें। इंटरनल रेजिस्टेंस नापना है जबकि पोटेंशियोमीटर तो पोटेंशियल डिफरेंस नापता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस नापकर इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे नापेंगे? हमें पता है बच्चों, जब कोई सेल डिस्चार्ज होता है, जब सेल से करंट ली जाती है तो मैं लिख सकता हूं इन डिस्चार्जिंग मोड। डिस्चार्जिंग मोड इक्वेशन क्या होती है, क्या रिलेशन होता है ईएमएफ और वोल्टेज के बारे में? रिकॉल कीजिए। ईएमएफ और वोल्टेज, जब सेल डिस्चार्ज होता है तो ईएमएफ ज्यादा होता है, वोल्टेज कम होती है। सेल चार्ज होता है तो वोल्टेज ज्यादा, ईएमएफ कम। सो द रिलेशन इज E इक्वल टू ईएमएफ ज्यादा है, कितना ज्यादा है? V प्लस IR। अब इस इक्वेशन में आप देख रहे हैं इंटरनल रेजिस्टेंस प्रेजेंट है और वही हमको कैलकुलेट करके निकालना है इंटरनल रेजिस्टेंस कितना। तो क्या करूंगा मैं, इसको R के फॉर्मेट में कन्वर्ट करूंगा इक्वेशन को। तो मैं लिखता हूं R इक्वल टू E माइनस V अपॉन I। हम जानते हैं कि पोटेंशियोमीटर हमको E नाप कर दे देगा, ओपन सर्किट TPD, V नाप कर दे देगा, क्लोज सर्किट TPD, प्रोवाइडेड हम उस सेल को क्लोज सर्किट में ले आए, यानी उसको मजबूर कर दें करंट फ्लो कराने के लिए। I नहीं नाप सकता है पोटेंशियोमीटर डायरेक्टली, हाँ इनडायरेक्टली नाप सकते हैं। अगर एक रेजिस्टेंस आप 1 ओम का लगा दें तो जब रेजिस्टेंस 1 ओम का है तो उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो I के बराबर हो जाएगा क्योंकि रेजिस्टेंस तो 1 ओम है। तो आप ये समझ सकते हैं रेजिस्टेंस अगर 1 ओम का है तो पोटेंशियल नापकर हम करंट नाप सकते हैं। पर यहां पर करंट को नापने की जरूरत हमें नहीं है। हम उसकी बजाय क्या करते हैं, जो रेजिस्टेंस हमने लगाया है ईएमएफ को वोल्टेज बनाने के लिए, यानी सेल को क्लोज सर्किट में लाने के लिए, अगर वो रेजिस्टेंस है कैपिटल R,
तो बच्चों मैं क्या करता हूं, R से ऊपर नीचे मैंने मल्टीप्लाई किया. नाउ दिस इक्वेशन कैन बी री रिटन एज E माइनस V अपॉन V टाइम्स R, बिकॉज ये जो I इंटू R है डिनोमिनेटर में, इसको मैं लिख सकता हूं वोल्टेज V और पोटेंशियल डिफरेंस V. सो व्हाट वी डू हियर, अब ये जो फॉर्मूला बड़े काम का, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, और इसको प्रैक्टिकल के लिए यानी प्रैक्टिकली इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम कन्वर्ट कर लेते हैं. हम क्या करते हैं बच्चों, सेकेंडरी सर्किट में, ये सेकेंडरी सर्किट, उसमें उस सेल को लगाते हैं जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r हमको पता करना है. माना कि इस सेल का जो ईएमएफ है वो है E, तो अब जब मैं इसको E बना रहा हूं तो यहां जो पहले मैंने E लिखा था उसकी जगह मैं E1 लिख देता हूं, हमारी कन्वीनियंस के लिए, आसान बना के समझना है हमको चीजों को. अब मैं इसे जोड़ता हूं गैल्वेनोमीटर. तो आप बताओ कि जो बैलेंस पॉइंट आया, अगर वो लेंथ आती है L1, तो मैं क्या लिख पाऊंगा, मैं लिख पाऊंगा E इक्वल टू एक्स L1. एग्रीड, लिख पाऊंगा. एक्स इज पोटेंशियल ग्रेडियंट है, तो E को मैं इतना लिख पाऊंगा. और उस समय इस R इंटरनल रेजिस्टेंस का कोई भी रोल नहीं है, ये कितना भी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 है. अब मैं क्या करता हूं, इस सेल से करंट फ्लो कराना है मेरे को, इसको मजबूर कर देना है करंट फ्लो कराने के लिए, जिससे कि टीपीडी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो ओपन सर्किट में था E, वो कन्वर्ट हो जाए V में, और उसके लिए मुझे रेजिस्टेंस R लगाना है. तो अब हमें एक रेजिस्टेंस बॉक्स की एडिशनल जरूरत पड़ेगी इस सर्किट में. तो मैं एक रेजिस्टेंस बॉक्स लेता हूं बच्चों और इस सेल के साथ पैरेलल में लगा देता हूं. तो मैंने रेजिस्टेंस बॉक्स लिया और ईएमएफ E के सेल के साथ पैरेलल में लगाया. इसमें मैं रेजिस्टेंस सपोज कैपिटल R इंट्रोड्यूस करता हूं, और उसको इंट्रोड्यूस करने का तरीका यह है कि हम एक और की लगाते हैं यहां पर, की K डैश. ठीक है, एक तो ये K है, दूसरी है K डैश, और गैल्वेनोमीटर से इसको जोड़ देते हैं, यानी सेल के साथ पैरेलल में हमने लगाया. अच्छा, प्रैक्टिकल करते वक्त कई बार कंफ्यूजन होता है कि भाई गैल्वेनोमीटर में ये 3 टर्मिनल आगे, कौन सा किधर जुड़ेगा. तो एक सिंपल सा रूल फॉलो करना है हमको. गैल्वेनोमीटर में जिधर जॉकी जुड़ती है उसका नेगेटिव टर्मिनल, उधर सिर्फ और सिर्फ जॉकी जुड़ती है. एक ही कनेक्शन जुड़ता है गैल्वेनोमीटर में जिधर जॉकी जुड़ती है, दूसरा कोई कनेक्शन आपको गैल्वेनोमीटर में जॉकी के साथ नहीं जोड़ना है, यानी बाकी सारे कनेक्शन दूसरे एंड पर जुड़ेंगे. तो अब आप सर्किट देख रहे हैं, अगर मैं K डैश को क्लोज कर देता हूं तो इस सेल की मजबूरी है, इसको यहां करंट फ्लो करानी ही पड़ेगी. और जैसे करंट फ्लो कराएगा, ये क्लोज सर्किट में आएगा, तो इसका ईएमएफ E से R रेजिस्टेंस की वजह से घट कर रह जाएगा क्लोज सर्किट में V, और तब हम बैलेंसिंग लेंथ निकालेंगे जो कि पिछली बैलेंसिंग लेंथ से डेफिनेटली कम आएगी. ठीक है, तो अगर मैं उस पुरानी वाली को L1 की जगह L मान लूं, बैलेंसिंग लेंथ J के कोरस्पॉन्डिंग L, और V के कोरस्पॉन्डिंग उसको L1 मानूं, तो मैं V को लिख पाऊंगा बच्चों x L1, एंड दिस इज इक्वेशन 2. यानी जब की K डैश ओपन है, अब यहां कुछ भी रेजिस्टेंस लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, K डैश ओपन है तब बैलेंसिंग लेंथ L है, K डैश क्लोज है जब बैलेंसिंग लेंथ L1 है. तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये दो इक्वेशंस मुझे मिल जाएंगी. आपको ये समझना है कि यहां रेजिस्टेंस किस ऑर्डर का निकालना चाहिए. अगर हम चाहते हैं सेल गर्म ना हो, ज्यादा करंट ना दे, ज्यादा करंट देगा तो गर्म होगा, है ना, एक्स्ट्रा लोड पड़ेगा उस पर, तो हम उससे कम करंट अगर फ्लो कराना चाहते हैं तो प्रैक्टिकल में हम 100 ओम या उससे बड़ा रेजिस्टेंस यहां इंट्रोड्यूस करते हैं, 100 और मोर देन 100. तो हम यहां ज्यादा रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस करते हैं, 100 ओम, फिर उसको 50-50 ओम की स्टेप्स में बढ़ाते हैं. क्योंकि जब भी आप एक्सपेरिमेंट करते हैं बच्चों, एक ऑब्जर्वेशन से काम नहीं चलता, यू हैव टू टेक मोर देन वन ऑब्जर्वेशन. तो हम ज्यादा ऑब्जर्वेशन लेने के लिए, अच्छा मीन यहां पे नहीं निकालना है, आपने 50 ओम से बढ़ाकर, मान लो 100 ओम से बढ़ाकर 50-50 ओम की स्टेप्स में बढ़ाया, 100, 150, 200, 250, 300, ये रीडिंग हो गई आपके पास, 5 रीडिंग हो गई. तो अब आपको क्या करना है, आपको रिजल्ट में ये लिखना होगा. जब इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे हम इस फॉर्मूले से, कैसे, R इक्वल टू E की जगह XL, V की जगह XL1 अपॉन, चाहे तो पहले भी काट सकते हैं,
बाद में भी काट सकते हैं, XL1 into R. So the expression get reduced to R equal to X कट गया थ्रू आउट, L अपॉन L1 माइनस 1 ऐसे लिख सकता हूं. सो अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, कई न्यूमेरिकल इससे सॉल्व हो जाते हैं बच्चों. तो इंटरनल रेजिस्टेंस हम इससे निकाल सकते हैं. अब एक से ज्यादा ऑब्जर्वेशन का मतलब ये आर आपने रखा 100 ओम. जब सर्किट क्लोज करेंगे तो बैलेंसिंग लेंथ आई L1, रेजिस्टेंस R1 के साथ L1, R2 के साथ L2, R3 के साथ L3. सर्किट क्लोज करने पर अगर सर्किट आप ओपन कर देते हैं तो यहां कुछ भी रखें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बैलेंसिंग लेंथ वापस से वही आएगी L, जो कि सबसे ज्यादा बैलेंसिंग लेंथ होगी. जब रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, यहां की ओपन है मतलब रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है मतलब बैलेंस पॉइंट मिलेगा सबसे ज्यादा दूर, क्योंकि EMF बैलेंस होगा. तो ये कुछ फाइन डिटेल्स हैं जो आपको समझनी है एप्लीकेशन नंबर 3 के लिए. तो 2 नंबर में ये एप्लीकेशन पूछी जाती है, सर्किट डायग्राम एंड ये कैलकुलेशन आपको करनी होती है. इक्वेशन नंबर लगाकर हम लिखते हैं और ये फाइनल रिजल्ट निकाल के देते हैं. और प्रैक्टिकल जब करते हैं तो रिजल्ट में बच्चों हमें लिखना होता है कि जब हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर को 100 ओम से 300 ओम तक चेंज किया तो इंटरनल रेजिस्टेंस जो भी आ रहा है यहाँ पे, अब होना क्या चाहिए, थियोरेटिकली भी आप मैच करा सकते हैं. अगर आप रेजिस्टेंस यहां पर बढ़ाएंगे तो करंट कम होगा, करंट कम होगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस घटेगा. तो जब हमने, ध्यान से सुनना इस बात को, जब हमने कैपिटल आर को 100 ओम से 300 ओम तक बढ़ाया तो इंटरनल रेजिस्टेंस 20 ओम से घटकर 5 ओम पर आ गया, यानी वैरी कर रहा है 20 ओम से 5 ओम तक. कम करंट ड्रॉ करेंगे यानी कैपिटल आर की वैल्यू ज्यादा तो स्मॉल आर की वैल्यू कम, इंटरनल रेजिस्टेंस कम. भले ही आपको यहां पर दिख रहा है कि स्मॉल आर के सामने आ रहा है कैपिटल आर, पर असर किस पे होता है बच्चों, बैलेंसिंग लेंथ पे होता है. तो अगर मैं आपसे पूछूं जब कैपिटल आर को आप 100 से 300 ओम तक ले जाएंगे, है ना, प्रैक्टिकल डेटा है, साइमल्टेनियसली इसके प्रैक्टिकल का वीडियो देख लेना, मेरे इसमें चैनल पे अवेलेबल है प्रैक्टिकल फिजिक्स वाली प्लेलिस्ट में. जब इसको आप 100 से 300 ले जाओगे, एल में कोई चेंज नहीं बच्चों. एल सपोज पहले आ गया 700 सेंटीमीटर जब ये की ओपन है, तो जैसे की आपने क्लोज की 100 ओम पर, ये जो L1 है ये आपको पहले कम मिलेगा. 100 ओम पर मान लो मिल रहा है 200 सेंटीमीटर. जैसे जैसे आप बढ़ाते जाएंगे इसको 100 से इंफिनिटी ले जाएंगे, L1 किसके बराबर हो जाएगा, L के बराबर हो जाएगा. समझ गए? तो L1 बढ़ता जाएगा, पर L1 मैक्सिमम एट द मोस्ट जब ये सर्किट ओपन हो जाएगा कितना हो सकता है, L के बराबर, जो कि EMF की रीडिंग के कोरस्पॉन्डिंग है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है. सो दैट्स ऑल अबाउट दिस एक्सपेरिमेंट. अब एक बढ़िया सा सवाल इस पे कर लेते हैं पोटेंशियोमीटर पे. सॉल्व एग्जांपल एनसीईआरटी के मैं कराऊंगा अलग से एक्सरसाइज में. चैप्टर की थ्योरी बच्चों खत्म हो गए, आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन लगा सकते हैं, SC वर्मा लगा सकते हैं, अपने अपने इंस्टीट्यूट की शीट्स वगैरह लगा सकते हैं. मैं भी क्वेश्चन आंसर अलग से डिस्कस करूंगा डिफरेंट वीडियोस में, और साथ के साथ हम अगला चैप्टर उसकी थ्योरी भी शुरू कर देंगे. रीजन बिहाइंड, जब हम कंपटीशन की प्रिपरेशन करते हैं बच्चों तो उसमें डिफरेंस ये आता है कि डिफरेंट चैप्टर के जो कंसेप्ट है फ्यूज होकर क्वेश्चन बनते हैं, जबकि बोर्ड लेवल पर फ्यूजन नहीं होता है, प्योरली उसी चैप्टर से क्वेश्चन बनते हैं. तो हमें दोनों तरह की अप्रोच रखनी है. तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमें पूरी फिजिक्स की होनी चाहिए, थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स की, फॉर्मूले की, फिर हम कंपटीशन बेस्ड क्वेश्चन करेंगे तो हमारी पकड़ मजबूत बनेगी. सो एक सवाल मैं यहाँ पे ले रहा हूं बच्चों जो बेस्ड है इसी फॉर्मूले पर. सो देखिए क्या सवाल है, बड़ा मजेदार सवाल है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन, उलझा देता है कई बार बच्चों को अगर कंसेप्ट क्लियर ना हो तो. कंसेप्ट क्लियर है तो देखिए कितना आसान है. सो आपको दिया हुआ है बच्चों एक पोटेंशियोमीटर वायर. दिस इज पोटेंशियोमीटर वायर, यानी ये जो 10 तार से दिखाते थे उसको हमने सिंपली एक तार से दिखाया. बस आपको ध्यान रखना एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में जब बनाने को आए पोटेंशियोमीटर का डायग्राम, आपको एक से ज्यादा तार दिखाने, कम से कम 4 या 6 तक.
आपको बोला गया इसमें कुछ करंट फ्लो हो रही है एंड दिस करंट इज 20 मिली एम्पियर। सीधे करंट का डेटा आपको दिया है, 20 मिली एम्पियर करंट फ्लो हो रही है और इस वायर की जो लेंथ है इट इज 300 सेंटीमीटर। इट इज गिवन टू अस। आपसे बोला कि जब एक सेल जिसका EMF 1 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस 5 ओम है, इट इज गिवन 1 वोल्ट इंटरनल रेजिस्टेंस 5 ओम है, इसको जब हम बैलेंस करते हैं, आपको समझना है बच्चों प्राइमरी सर्किट नहीं दिया हुआ है। हाँ, प्राइमरी सर्किट की वजह से जो करंट फ्लो हो रही है वो यहां पर हमारे पास है, करंट है, इसकी वायर की लेंथ है। हमको बोला जब 1 वोल्ट को बैलेंस करते हैं, बैलेंस पॉइंट हमको मिलता है 250 सेंटीमीटर पर। दिस लेंथ इज गिवन टू अस 250 सेंटीमीटर। तो मेरा सवाल है आपसे, अगर ये 5 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस की जगह 10 ओम होता तो क्या ये बैलेंस पॉइंट लेफ्ट चले जाता या राइट चले जाता, बी की तरफ या ए की तरफ चले जाता? सो व्हाट इज योर आंसर? ऐसा पूछते हैं बच्चों एग्जाम में। तो जवाब है, सही जवाब है नो इफेक्ट। ये यहीं रहता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि जब आप बैलेंस पॉइंट की बात कर रहे हैं, इसमें डिफ्लेक्शन 0 है, इसमें डिफ्लेक्शन 0 है, इसका मतलब यहां कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा। सेकेंडरी सर्किट में करंट फ्लो नहीं हो रहा, तो रेजिस्टेंस 5 हो कि 10 हो, क्या फर्क पड़ता है? आपको काम करना ही नहीं है। मान लो आपसे कहा गया कि एक काम है, दिवाली पे घर की सफाई करनी है। सोचो पड़ गए। इस साल मना कर रहे हैं डॉक्टर भी, मत करो सफाई, क्योंकि क्या होता है बारिश के टाइम में जो फंगस वगैरह है वो झड़ती है, फिर मतलब फंगस लग जाती है, वो सफाई करेंगे तो झड़ेगी और झड़ेगी तो बीमार पड़ने की संभावना बढ़ेगी। तो आपके मन में पूरे से आपने तय किया हुआ आपको कोई काम करना ही नहीं है। तो अब काम भले एक घर की सफाई हो या 3 घर की सफाई हो, दादाजी की अभी वहां पे सफाई करके आनी हो, नाना जी नानी जी क्या या रिश्तेदारों के सफाई करके आनी हो, क्योंकि आपके ऊपर बोले अब स्कूल तो जाना नहीं है, कोचिंग का उसका मतलब ऑफलाइन कुछ चल नहीं रहा है, तो अभी तुम खाली हो, तुम्हारे पास काफी टाइम है, तो सफाई करो। एक घर की सफाई हो, 2 घर की सफाई हो, 3 घर की सफाई हो, जब सफाई करनी ही नहीं है तो एक घर बोलने से, 2 घर बोलने से, 3 घर की सफाई का लोड डालने से कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? करंट फ्लो होनी ही नहीं है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस 5 ओम हो कि 10 ओम हो कि 15 ओम हो, इट डजंट मैटर। ओके, आपसे कहा गया कि जैसे ही हम यहां एक वोल्ट मीटर कनेक्ट करते हैं, वोल्ट मीटर जोड़ा हमने। अच्छा, वोल्ट मीटर आइडियल नहीं है, आदर्श नहीं है। अगर आइडियल होता तो इसका रेजिस्टेंस होता इंफिनिटी, बट इट इज नॉट एन आइडियल वोल्ट मीटर। इसका कुछ रेजिस्टेंस है, सपोज R सबस्क्रिप्ट V। जैसे ही इसको जोड़ा, ये दिखा रहा हूं मैं डॉटेड लाइन से, फॉर्म लाइन से नहीं, जोड़ा सेकंड स्टेप, तो बैलेंसिंग लेंथ कम होकर पहुंच गई 245 सेंटीमीटर। क्यों कम हो गया आपको अंदाजा होगा, अभी सीखा हमने। इसको जोड़ने पर ये सेल करंट फ्लो कराएगा इस सर्किट में, क्योंकि इसका कुछ फाइनाइट रेजिस्टेंस है। जब इस सर्किट में करंट फ्लो कराएगा तो अब EMF बैलेंस नहीं होगा बच्चों, अब वोल्टेज बैलेंस होगा, जो कि डेफिनेटली L से कम होगा, L1। इसी तरह की सिचुएशन है। सो नाउ यू हैव टू फाइंड हाउ मच इज रेजिस्टेंस ऑफ वायर AB। ये आपको पता करना है, इसका रेजिस्टेंस। आपको रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर निकालनी है बच्चों, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, एंड आपको पता करना है रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर, ये आपको पता करना है। सो जस्ट ट्राई इट। कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, देखिए हमें पता है 1 वोल्ट ड्रॉप होता है कितने, 250 सेंटीमीटर पर। यहां से पोटेंशियल ग्रेडियंट मिल जाएगा हमको, x इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 250 सेंटीमीटर, यानी वोल्ट पर सेंटीमीटर, दिस इज x।
तो 300 सेंटीमीटर पर कितना ड्रॉप हो रहा है वो निकाल सकते हैं। तो 300 सेंटीमीटर पर यूनिटरी लॉ से होने वाला ड्रॉप 300 सेंटीमीटर पर अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो वो मुझे मिलेगा 1 सेंटीमीटर पर इतना, तो 300 सेंटीमीटर पर यानी VAB ड्रॉप ऑन वायर AB is 300 into 1/250 volt. So what we get 6/5 volt. अब जब आपके पास VAB है, IAB आपके पास है, IAB you have 20 milliampere. Then you can find RAB. So RAB VAB upon IAB. So what we get, VAB is 6/5 divided by IAB is 20 milliampere. मिली को मैं लिखता हूँ 10 की पावर -3, ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 3, यानी 6000 upon 5 to the 10 100. So what we get 60 ohm. Got it? तो ये हमें प्राप्त होता है 6000/100 यानी 60। तो RAB हमको मिल गया, ये पहला आंसर है ना। जितने भी आंसर हम निकालते हैं उनको ब्लॉक में बंद करना चाहिए। अब वोल्ट मीटर की रीडिंग की बात आती है, तो वोल्ट मीटर की रीडिंग वही है जो ड्रॉप है 245 सेंटीमीटर पर बैलेंस हो रहा है ना, वोल्ट मीटर लगाने पर 245 रह जाती है बैलेंसिंग लेंथ। तो वोल्ट मीटर की जो रीडिंग है वो किसके बराबर है, वोल्ट मीटर की रीडिंग है ड्रॉप ऑन 245 सेंटीमीटर। 245 सेंटीमीटर पर कितना ड्रॉप है, 300 पर इतना था, 1 पर इतना था, तो 245 पर 245 अपॉन 250 दैट इज 49/50 वोल्ट। सही है क्या? चेक करो, देखो किससे कटा है, 5 से, 5 4 जा 20, 5 9 जा 45, 49/50 वोल्ट। दिस विल बी द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर। अब रेजिस्टेंस कितना है वोल्ट मीटर का वो कैसे निकालेंगे, तो ये फॉर्मूला यूज कर सकता हूं मैं। आर हमारे पास है 5 ओम। बैलेंसिंग लेंथ जब वोल्ट मीटर नहीं लगाया था तब बैलेंसिंग लेंथ थी 250 EMF के कोरस्पॉन्डिंग। वोल्ट मीटर लगा दिया तो ये रेजिस्टेंस आ गया, इसके साथ पैरेलल में बैलेंसिंग लेंथ घटकर जो रह गई 245 -1, और ये जो आ रहा है वो यही है एक्चुअल में रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर। सो यू कैन फाइंड इट। आपके लिए छोड़ दो तीसरी कैलकुलेशन। तो बच्चों इसको कंप्लीट करना, आर भी यहां से निकालना। ये हमने कंप्लीट कर लिया है चैप्टर की थ्योरी को, करंट इलेक्ट्रिसिटी इज ओवर। अब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वो चालू करेंगे। पूरी फिजिक्स इंटरेस्टिंग है बच्चों, जैसे जैसे देखोगे आप आगे आगे हम बढ़ते जाएंगे। इट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, और साइमल्टेनियसली मैं एक्सपेरिमेंट्स कर ही रहा हूँ। आप देखेंगे मेरे जो वीडियो हैं हर बार अलग तरह से कुछ ना कुछ इनोवेटिव आपको उसमें मिलेगा। मैं नए तरीके सीख रहा हूँ, है ना, नए वीडियो सॉफ्टवेयर्स पे काम कर रहा हूँ। तो किस तरह से उनको ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल बनाया जाए वो एक्सपेरिमेंटेशन मेरा चल रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग। कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, देखिए हमें पता है 1 वोल्ट ड्रॉप होता है कितने 250 सेंटीमीटर पर। यहां से पोटेंशियल ग्रेडियंट मिल जाएगा हमको, x = 1 वोल्ट अपॉन 250 सेंटीमीटर, यानी वोल्ट पर सेंटीमीटर, दिस इज x। तो 300 सेंटीमीटर पर कितना ड्रॉप हो रहा है वो निकाल सकते हैं। तो 300 सेंटीमीटर पर यूनिटरी लॉ से होने वाला ड्रॉप 300 सेंटीमीटर पर अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो वो मुझे मिलेगा 1 सेंटीमीटर पर इतना, तो 300 सेंटीमीटर पर यानी VAB ड्रॉप ऑन वायर AB
is 300 into 1 by 250 volt. So what we get? 6 by 5 volt. अब जब आपके पास VAB है, IAB आपके पास है, IAB you have 20 milliampere, then you can find RAB. So RAB VAB upon IAB. So what we get? VAB is 6 by 5 divided by IAB is 20 मिली एम्पियर. मिली को मैं लिखता हूँ 10 की पावर -3, ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 3, यानी 6000 अपॉन 5 to the 10 100. So what we get? 60 ohm. Got it? तो ये हमें प्राप्त होता है 6000/100 यानी 60. तो RAB हमको मिल गया. ये पहला आंसर है ना. जितने भी आंसर हम निकालते हैं उनको ब्लॉक में बंद करना चाहिए. अब वोल्ट मीटर की रीडिंग की बात आती है. तो वोल्ट मीटर की रीडिंग वही है जो ड्रॉप है 245 सेंटीमीटर पर बैलेंस हो रहा है ना. वोल्ट मीटर लगाने पर 245 रह जाती है बैलेंसिंग लेंथ. तो वोल्ट मीटर की जो रीडिंग है वो किसके बराबर है? वोल्ट मीटर की रीडिंग है ड्रॉप ऑन 245 सेंटीमीटर. 245 सेंटीमीटर पर कितना ड्रॉप है? 300 पर इतना था, 1 पर इतना था, तो 245 पर 245 अपॉन 250 that is 49 by 50 वोल्ट. सही है क्या? चेक करो. देखो किससे कटा है? 5 से. 5 4 जा 20, 5 9 जा 45. 49 by 50 वोल्ट. दिस विल बी द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर. अब रेजिस्टेंस कितना है वोल्ट मीटर का वो कैसे निकालेंगे? तो ये फॉर्मूला यूज कर सकता हूं मैं. आर हमारे पास है 5 ओम. बैलेंसिंग लेंथ जब वोल्ट मीटर नहीं लगाया था तब बैलेंसिंग लेंथ थी 250 EMF के कोरस्पॉन्डिंग. वोल्ट मीटर लगा दिया तो ये रेजिस्टेंस आ गया. इसके साथ पैरेलल में बैलेंसिंग लेंथ घटकर जो रह गई 245 -1. और ये जो आ रहा है वो यही है एक्चुअल में रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर. सो यू कैन फाइंड इट. आपके लिए छोड़ दो इतनी सी कैलकुलेशन. तो बच्चों इसको कंप्लीट करना, RB यहां से निकालना. ये हमने कंप्लीट कर लिया है चैप्टर की थ्योरी को. करंट इलेक्ट्रिसिटी इज ओवर. अब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वो चालू करेंगे. पूरी फिजिक्स इंटरेस्टिंग है बच्चों. जैसे जैसे देखोगे आप आगे आगे हम बढ़ते जाएंगे. इट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. और साइमल्टेनियसली मैं एक्सपेरिमेंट्स कर ही रहा हूं. आप देखेंगे मेरे जो वीडियो हैं हर बार अलग तरह से कुछ ना कुछ इनोवेटिव आपको उसमें मिलेगा. मैं नए तरीके सीख रहा हूँ, है ना. नए वीडियो सॉफ्टवेयर्स पे काम कर रहा हूँ. तो किस तरह से उनको ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल बनाया जाए वो एक्सपेरिमेंटेशन मेरा चल रहा है. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. हैप्पी लर्निंग.